Jai Hind, my dear students. Welcome to online classes. Students, in our last class, we have started a new chapter, chapter 7, Commercial Mathematics, and we have studied variations and its types. So, the types of variations are direct variation and inverse variation. So, students, in our last class, we have started exercise 7.1, in which we have completed two questions based on direct variation. Now we will start with question number 3 of exercise 7.1. Question number 3 is, the variable x varies directly as y, and when y is 28 and x is 4/7, find y when x is 14. स्टूडेंट्स यहाँ पे दो वेरिएबल्स की बात हो रही है और ऐसा बोला गया है कि जब y की वैल्यू 28 है और x की वैल्यू 4/7 है, ये एक रिलेशन गिवन है और ये बोला है कि फाइंड y when x is 14, और अगर x 14 हो गया तो y की वैल्यू क्या होगी, और ये x और y डायरेक्टली वेरिएशन में है. ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 3. तो सबसे पहले हम बॉक्स बना लेते हैं. यहाँ पर बॉक्स में स्टूडेंट्स दो वेरिएबल्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर x और y लिखेंगे. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि व्हेन y is 28 देन x is 4/7. दैट मीन्स अगर y 28 है तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 4/7 है. ठीक है, और अब पूछा हमसे ये है कि अगर x की वैल्यू 14 है तो y की वैल्यू क्या होगी. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ y, तो मैं इसे y1 लिख देती हूँ. ठीक है, हियर आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y1 कि y 28 है तो x की वैल्यू 4/7 है, और अगर x की वैल्यू 14 है तो y क्या होगा, और ये डायरेक्ट वेरिएशन में है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन कॉमन रेशियो इज सेम. कॉमन रेशियो सेम होता है, दैट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं कि x/y इज इक्वल टू 4/7/28 इक्वल टू 14/y1. ऐसा हो सकता है ना, यही तो होता है डायरेक्ट वेरिएशन में कि पहला वाला नंबर डिवाइडेड बाय सेकेंड वाला नंबर, 4/7 डिवाइडेड बाय 28, 14/y1. ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक फ्रैक्शन है फिर दूसरा फ्रैक्शन है. इसे मैं सॉल्व करना आपको सिखा दूंगी. तो ये ऐसे ही होगा, x ऊपर है तो इसका भी x ऊपर ही रहेगा और इसका भी x ऊपर ही रहेगा. ठीक है, अब हमें y1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम ये वाली टर्म्स को इक्वेट कर लेंगे. तो पहले यहाँ लिख देते हैं 4/7/28 इक्वल टू 14/y1. अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 4/7 इंटू y1 इक्वल टू 14 इंटू 28. ऐसे ही होगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा. अब मुझे y1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अभी मल्टीप्लाई मत कीजिए, हम 7 को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाते हैं. अगेन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाला जो. ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था तो नीचे चला गया डिवाइड में, ये डिवाइड में था तो वहाँ मल्टीप्लाई में चले गया. 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, देन 14 इंटू 7 इंटू 7. तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 14 इंटू 49. तो y1 विल बी इक्वल टू 49 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 14 इंटू 49 इज 686. ठीक है, तो हमारी जो ये अननोन वैल्यू थी वो 686 है स्टूडेंट्स. ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमन बॉट 17 हैंडमेड शीट्स फॉर ₹510. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 सच शीट्स. ठीक है, तो क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमेशा ये बॉक्स बनेगा जो भी आपको चाहे वर्ड प्रॉब्लम दी है उसके लिए भी. ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं किन चीज़ों की बात हो रही है. देखिए यहाँ पे लिखा है
सुमन बॉट 17 हैंडमेड शीट्स फॉर रुपीज 510। मतलब यहाँ पर शीट्स की बात हो रही है और उसकी कॉस्ट की, और ये बोला है कि 20 अगर ऐसी शीट्स होगी तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ऊपर लिख देंगे शीट्स और कॉस्ट ऑफ शीट्स, और ब्रैकेट में लिखोगे जो उसकी यूनिट है रुपीस। ठीक है, यहाँ पे रुपीस आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, 17 शीट्स 510 की आ रही है, 17 शीट्स 510 की। ठीक है, तो 20 शीट्स कितने की आएगी, तो इसे मैं x मान लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन इन डायरेक्ट वेरिएशन वी नो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो ऐसे, इन डायरेक्ट वेरिएशन। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको ये पहचानना होगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं। तो पहचानने का क्या तरीका होता है कि क्वेश्चन में जिस भी दो क्वांटिटी की बात हो रही है, आपको ये देखना है कि एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है क्या। ठीक है, अगर वो भी बढ़ रहा है, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स वो डायरेक्ट वेरिएशन में है, या दोनों एक साथ कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 17 शीट्स अगर 510 की आ रही है तो 20 तो 17 से ज़्यादा होता है, तो उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी। तो दैट मीन्स दीज नंबर्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि एक की क्वांटिटी बढ़ने पर दूसरे की क्वांटिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो इन डायरेक्ट वेरिएशन कॉमन रेशियो सेम होता है, हमें पता है। तो 17/510 इज इक्वल टू 20/x। कॉमन रेशियो इसका सेम हो गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 17 इंटू एक्स इक्वल टू 20 इंटू 510, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इधर इसका इधर। अब x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो 20 इंटू 510/70। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ले आएंगे और यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 17 30 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 20 इंटू 30 हमारे पास बचेगा, इसे मल्टीप्लाई कर लो तो 600 आ जाएगा। ठीक है, 600 आ गया, दैट मीन्स लास्ट में लिख देना। वर्ड प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स आपको आंसर लिखना होगा लास्ट में। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 20 शीट्स इज इक्वल टू ₹600। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आप इसे करिएगा। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। विल डू सिक्स्थ क्वेश्चन हियर। So in sixth question, what is given? A man covers a distance of 60 meter in 40 steps. यहाँ पर किन चीजों की बात हो रही है? A man covers a distance की और number of steps की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं distance और यहाँ पे लिख देते हैं number of steps। स्टूडेंट्स ऐसे कंपलसरी नहीं है कि डिस्टेंस को ही ऊपर लिखना है और स्टेप्स को ऊपर नहीं लिख सकते, इट्स योर विश। बट ये आप याद रखोगे कि डिस्टेंस लिख रहे हो तो फर्स्ट वाले यहाँ जो वैल्यू फिल करोगे वो डिस्टेंस की ही फिल करोगे, ऐसा नहीं है कि स्टेप की कर दी। ठीक है, जो आप ऊपर लिख रहे हो उसकी करस्पॉन्डिंग वही वैल्यू बॉक्स में आएगी, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, 60 मीटर इन 40 स्टेप्स। 60 मीटर, ये डिस्टेंस मीटर में है, 60 मीटर इन 40 स्टेप्स। तो आपको ये बोला है कि 300 मीटर कितने स्टेप्स में कवर करेगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज नहीं पता होती वो नीचे वाले बॉक्स में ही आनी चाहिए, ऊपर भी आ सकती है। अगर आपने नंबर ऑफ स्टेप्स ऊपर लिखा है तो आपका 40 और x ऊपर आ जाएगा, डिस्टेंस यहाँ लिखा है तो 60 और 300 यहाँ आ जाएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं होता स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगेन वी नो दैट इन डायरेक्ट वेरिएशन, हमें पता है डायरेक्ट वेरिएशन में कॉमन रेशियो सेम होता है, तो 60/40 इज इक्वल टू 300/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 60 इंटू एक्स इज इक्वल टू 300 इंटू 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 300 इंटू 40/60। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 3 से 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 इंटू 2, दैट मीन्स 200।
दैट मीन्स 200 स्टेप्स में 300 मीटर डिस्टेंस कवर होगा. ओके, तो लास्ट में हम ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर फॉर कवरिंग 300 मीटर डिस्टेंस 200 steps are required. कुछ भी आप लैंग्वेज लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर. अब स्टूडेंट्स मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगी, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे. मैं 7th वाला करा रही हूँ, 8th वाला आप खुद कर लीजिएगा. ठीक है, बहुत इजी है. ऐसे क्वेश्चन आप छोटी क्लासों में वो यूनिटरी मेथड में भी कर चुके हो. ठीक है, यूनिटरी मेथड में भी हम यही करते हैं. पहले इतने का किसी भी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ की कॉस्ट पता है तो पहले एक 1 की निकाल लेते हैं, फिर 1 की निकालने के बाद फिर मल्टीप्लाई करके कितने भी नंबर्स की कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो पर आपको यहाँ पर इसी मेथड से करना है. तो 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, what is given in 7th question, 5 bags of wheat weigh 150 kg. 5 bags, wheat के 5 bags का वेट है 150 kg एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बैग्स वेइंग 240 kg. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे वेट. वेट यहाँ पर kg में बात हो रही है तो यूनिट भी लिखूंगी kg, और नंबर ऑफ बैग्स यहाँ लिखूंगी नंबर ऑफ बैग्स स्टूडेंट्स. ठीक है, तो 5 बैग्स का वेट है 150 kg. अब यहाँ एक बार यूनिट यहाँ लिख दे तो अंदर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो नंबर ऑफ बैग्स आपको निकालना है, इसको x लिख देती हूँ. 240 kg अगर वेट है. ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व अगेन. वी नो दैट इन डायरेक्ट वेरिएशन कॉमन रेशियो सेम होता है, तो 150 अपॉन 5 इज इक्वल टू 240 अपॉन x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 150 इंटू एक्स इज इक्वल टू 240 इंटू 5. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 240 इंटू 5 अपॉन 150. 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, और ये बचा 24/3. आंसर आ गया 8. 3 8 ज़ा 24. ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर number of bags weighing 240 kg is 8. ठीक है, 8 बैग्स का वजन 240 kg है. ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज 7.2 स्टूडेंट्स, इसमें आपके लिए होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. होमवर्क क्वेश्चंस आर, होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने कौन सा नहीं कराया, मैंने 5 नहीं कराया, 5 एंड 8. ठीक है, 5th एंड 8th मैंने नहीं कराया. और सेकंड क्वेश्चन का भी शायद ए या बी पार्ट को एक पार्ट होमवर्क में दिया था, आप देख लीजिएगा वीडियो में. ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 पर. सो स्टूडेंट्स, हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 थी वो पूरी एक्सरसाइज डायरेक्ट वेरिएशन पे बेस्ड थी. ठीक है, और अब हमारी जो एक्सरसाइज है 7.2 वो इनवर्स वेरिएशन पे बेस्ड है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ x एंड y वेरी इनवर्सली देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग नंबर्स. स्टूडेंट्स, हमें मिसिंग नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अगेन जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है x की लाइन में है तो हम यहाँ x1 और यहाँ पर x2 लिखेंगे. y की लाइन में है तो यहाँ y1 लिखेंगे. ठीक है, और इनवर्सली वैरी कर रही है, दैट मीन्स इनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए. तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट. क्या क्या वैल्यूज दिए, x y 3 एंड 10 क्वेश्चन मार्क है तो x1 लिख रही हूँ मैं, 5 15 और y1 और x2 और 60.
ठीक है स्टूडेंट्स, जो जहाँ क्वेश्चन मार्क थे वहाँ मैंने कोई भी वेरिएबल लिख दी। आप कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखा वही लिखो, बस ये याद रखना कि एक जैसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, हर बॉक्स में अलग अलग वैल्यू रखो, आप ABC भी लिख सकते हो, पर याद रखिएगा कि A कौन सी वैल्यू थी, B कौन सी थी, C कौन सी थी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये इनवर्स वेरिएशन में दिए हैं, तो इन इनवर्स वेरिएशन सबसे पहले लिख देते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स वेरिएशन कॉमन प्रोडक्ट या प्रोडक्ट इज कांस्टेंट या सेम। ठीक है, प्रोडक्ट इनका सेम होता है, तो दैट मीन्स x इंटू वाई शुड बी इक्वल टू 3 इंटू 10 इज इक्वल टू x1 इंटू 5 इक्वल टू 15 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू 60। दिस इम्प्लाइज दैट। ठीक है, इन सबके प्रोडक्ट सेम होने चाहिए। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम उसके साथ इसे ले लेंगे। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 रिलेशंस बन रहे हैं, तो हम पहले दो को अगर ले लेंगे तो यहाँ पर ये सॉल्व हो सकता है क्योंकि ओनली x1 इज अननोन हेयर। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, 3 इंटू 10 इक्वल टू x1 इंटू 5, तो 3 इंटू 10 अपॉन 5 इक्वल टू x1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो x1 की वैल्यू होगी 6। ठीक है, ऐसे ही अब मुझे अगर y1 कैलकुलेट करना है तो व्हाट आई विल डू, 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 15 इंटू y1। इस फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को साथ में लिखूंगी, तो 3 इंटू 10 30 इज इक्वल टू 15 इंटू y1। तो y1 की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 30/15, 15 2 ज़ा 30, तो y1 की वैल्यू होगी 2। ना अब मुझे कैलकुलेट करना है x2, तो अब x2 कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वाला और फोर्थ वाले को इक्वेट करूंगी। स्टूडेंट्स आप इन दोनों को भी रख सकते हो, यहाँ पे y1 की वैल्यू अब आपको पता चल गई है, बट ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि फर्स्ट और फोर्थ रखें। यहाँ पर तो ईजी है, पर जब बड़ी वैल्यूज होती है तो हमेशा छोटी वैल्यू को और बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहिए, वो ईजी होता है सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे कर लिया, तो 3 इंटू 10 इक्वल टू x2 इंटू 60, तो 3 इंटू 10 अपॉन 60 इक्वल टू x2। x2 की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। बी पार्ट आपके लिए होमवर्क में है, आप खुद कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज गिवन इन सेकेंड पार्ट, if 56 men can paint a wall in 42 days, then in how many days will 168 men paint the wall? देखो सबसे पहले तो बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स में लिखेंगे जो हमें गिवन क्वांटिटीज है। यहाँ पर नंबर ऑफ मैन की बात हो रही है और नंबर ऑफ डेज की। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैन अपॉन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो 56 अगर मैन है वो काम फिनिश कर रहे हैं 42 डेज में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि 168 मैन कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, लेट इन x डेज 168 मैन विल कंप्लीट द वर्क। ठीक है, हमने यहाँ इसकी वैल्यू x मान ली, तो ये x है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। और आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर 56 मैन 42 डेज में काम कर रहे हैं तो 168 मैन करेंगे तो कम दिन में काम खत्म हो जाएगा, है ना। कम लोग काम कर रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो कम टाइम में ही ख़त्म करेंगे उसे। ठीक है, तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, प्रोडक्ट सेम होता है। तो इन इनवर्स वेरिएशन स्टूडेंट्स आपको पहचानना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनवर्स वेरिएशन वाली एक्सरसाइज है तो इसे डायरेक्ट कर लो। नो, एग्जाम में क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, आपको क्वेश्चन पढ़ के पहचानना आना चाहिए कि कौन सा डायरेक्ट का क्वेश्चन है, कौन सा इनवर्स का कोई क्वेश्चन है। ठीक है, तो 56 इंटू 42 इज इक्वल टू 168 इंटू एक्स, इनका प्रोडक्ट सेम होता है, तो 56 इंटू 42 अपॉन 168 इज इक्वल टू एक्स।
अब यहाँ x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसे कैंसिल कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 42 टाइम्स, तो x की वैल्यू 49। दैट मीन्स अगर 168 लोगों ने वही काम किया तो वो 14 डेज में ही काम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना देयरफॉर 14 days will be required to complete the work by 168 men. To complete the work by 168 men. ठीक है, चलिए अब चलते हैं 13th क्वेश्चन पे, सॉरी 3rd क्वेश्चन पे। 3rd क्वेश्चन क्या है? इफ it takes 3 women to embroider a sari in 90 minutes. Students, 3 women 90 minutes में एक साड़ी को एम्ब्रॉयडर करती है। इफ द वर्क इज डन ओनली इन 15 मिनट्स, अगर 15 मिनट्स में ही काम खत्म हो रहा है तो कितनी एक्स्ट्रा women और लगी यहाँ पर? ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ पर किस किस चीज़ की बात हो रही है? नंबर ऑफ विमेन की और टाइम टेकन। नंबर ऑफ विमेन एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द टास्क। हम टाइम टेकन लिखेंगे डायरेक्ट, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना मिनट्स यहाँ पर, क्योंकि मिनट्स में है यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि 3 विमेन 90 मिनट्स में काम फिनिश करती हैं, तो 15 मिनट्स में कितनी एक्स्ट्रा विमेन लगेंगी? तो हम यहाँ पर x लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट x women will complete the work in 15 minutes। ठीक है, अब क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन में स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये इनवर्स वेरिएशन में है तो इनका प्रोडक्ट सेम होगा। तो 3 इंटू 90 इज इक्वल टू x इंटू 15, तो 3 इंटू 90 अपॉन 15 इक्वल टू x। ठीक है, तो 15 1 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 3 ज़ा 18। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और आंसर समझते हैं 18 है। ठीक है, इसका आंसर 18 नहीं है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में ही पूछा था कि कितने एक्स्ट्रा वुमेन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हाउ मेनी वुमेन वी ऑलरेडी हैव 3 वुमेन्स, तो दैट मीन्स 18 माइनस 3। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वुमेन। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वुमेन कैसे निकालोगे? जितनी 18 है और कितनी ऑलरेडी थी, 18 में से 3 तो ऑलरेडी काम कर रही थी ना, ये कहीं नहीं गई ये काम छोड़ के, ये तो कर ही रही है। साथ में कितनी विमेन और ज़रूरत पड़ी है, तो 18 माइनस 3 दैट मीन्स 15 विमेन। ठीक है, तो MCQ इसका आप बनता है तो 18 भी ऑप्शन में होता है, 15 भी होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है अ कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायर्स 42 लेबर्स टू वाइट वॉश अ बिल्डिंग इन 63 days, and how many days will the building be whitewashed if 17 more laborers join the work? If 7 more laborers join the work। देखो यहाँ पर बात हो रही है लेबर्स की, नंबर ऑफ लेबर्स की और नंबर ऑफ डेज की। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ लेबर्स और यहाँ पर नंबर ऑफ डेज हम लिख देंगे। अब जो क्वेश्चन में गिवन है उसे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लेबर्स कितने हैं? अगर 42 लेबर्स हैं तो वो 63 दिनों में काम फिनिश कर रहे हैं, और हमें ये बोला है कि इन हाउ मेनी डेज विल द बिल्डिंग बी वाइट वॉश्ड इफ 7 मोर लेबर्स ज्वाइन द वर्क। स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 मोर लिखा है, आप 7 नहीं लिखोगे, यहाँ पर 42 तो ऑलरेडी है, और ये हो जाएगा 42 प्लस 7 दैट मीन्स 49। ठीक है, अगर 7 मोर, इतने 42 लोग तो काम कर ही रहे थे, 63 दिन में वो काम खत्म कर रहे थे, अगर 7 लोग और आ गए काम करने के लिए तो अब टोटल क्वांटिटी बन गई 49। तो इन्हें काम करने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट
x days आर रिक्वायर्ड। ठीक है, हम x डेज आर रिक्वायर्ड करते हैं, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स वेरिएशन वी नो द प्रोडक्ट शुड बी सेम। तो 49 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 42 इंटू 63 अपॉन 49 इक्वल टू एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42 और 6 3 ज़ा 18, सॉरी 63 है, 7 9 ज़ा 63 और 6 3 ज़ा 8, 9 6 ज़ा 54। ठीक है, तो ऐसे हमने सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट कर लिया 54। सो दैट मीन्स if 49 laborers will do the same work, they will require 54 days to complete the task. Okay, चलिए अब चलते हैं। अब 5th 7th 8th स्टूडेंट्स मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ 6th वाला आपको और कराऊंगी। 5th 7th 8th बहुत इजी है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, सिंपल प्रोडक्ट करना है आपको। ठीक है, तो मैं आपको 6th वाला क्वेश्चन करा रही हूँ। 6th वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, if 45 girls can consume a stock of food in 2 months, then for how many girls the food of stock is sufficient for 100 days? स्टूडेंट्स यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स की बात हो रही है और नंबर ऑफ डेज की। देखो यहाँ पर 2 यूनिट दिए, मंथ भी दिए, डेट भी दिए, तो हम किसी को एक को कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स और यहाँ पे लिख देती हूँ मैं नंबर ऑफ डेज, मैं मंथ नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, तो देखो 45 गर्ल्स 2 मंथ में काम कंप्लीट कर रही है, तो 2 मंथ्स में लेट सपोज कि एक मंथ 30 डेज का है, तो 30 इंटू 30 इज 30 प्लस 30 इज 60। तो हम मान लेते हैं कि 45 गर्ल्स 60 दिनों में काम कंप्लीट कर रही है। तो 100 दिनों में कितनी गर्ल्स के लिए फूड सफिशिएंट है। ठीक है, काम नहीं कर रही स्टूडेंट्स, फूड की बात हो रही है, कंज्यूमर फूड स्टॉक। तो यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज एक्स। नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स है, तो ये ऑब्वियसली इनवर्स वेरिएशन में है। 45 इंटू 60 इज इक्वल टू एक्स इंटू 100। 45 इंटू 60 अपॉन 100 इक्वल टू एक्स। 0 से 0 कैंसिल, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू आ गई 9 3 ज़ा 27। दैट मीन्स 27 गर्ल्स कैन कंज्यूम द फूड इन 100 डेज। यहाँ पे लिख देना देयरफॉर 27 गर्ल्स कैन कंज्यूम द फूड इन 100 डेज। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी आप लिख लेना कि 49 लेबर्स कैन डू द वर्क इन 54 डेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इजी था, इसलिए हमने थोड़ा सा स्पीडली करा इन क्वेश्चंस को। अब हम नेक्स्ट क्लास में 7.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपके लिए होमवर्क वाले क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, विच क्वेश्चंस आई हैव गिवन इन होमवर्क। तो आज के लिए होमवर्क इस एक्सरसाइज का आपका है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट और क्वेश्चन 5th 7th और 8th। ठीक है, 4 क्वेश्चन तो ये हो गए और बाकी 2-3 क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज के थे। ठीक है, तो ये सब आप पूरा काम कंप्लीट करेंगे और कॉपी अपनी कंप्लीट करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।